नमस्कार। आज के इस क्लास में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक। पिछले क्लासों में इस अध्याय के कुछ प्रकरणों को हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि तंतु यानी रेशे क्या होते हैं और उन तंतु यानी रेशों से जो धागे जो बनते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। आज हम इस क्लास में रेशों से धागे बनने की विधि यानी कताई और धागों से अर्थात धागों से वस्त्र बनने की विधि यानी बुनाई के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं कताई। ध्यान से समझना, ये शब्द है कताई। रुई सबकी देखी हुई है, उसको अगर हम इस प्रकार से कुछ रेशों के पुंज को लेते हुए आगे की ओर खींचें तो एक संरचना उभर कर सामने आती है। ये संरचना क्या है? कुछ रेशों का पुंज है जो जुड़कर एक धागे के रूप में जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है। इस प्रकार इस रुई से हमने जो रेशों को पकड़कर जो अलग करके एक संरचना बनाई, इसी प्रकार जो है वो धागों का निर्माण है वो किया जाता है। तो कताई की परिभाषा ये होगी कि रेशों से धागा या तागा बनाने की विधि को कताई कहते हैं। रेशों से धागा या तागा बनाने की विधि को कताई कहते हैं। अब रेशों से जो धागा बनाया जाता है यानी जो कताई विधि है, उसके लिए कुछ पारंपरिक जो है वो विधियां भी है यानी औजार भी हैं, जैसे कि हस्त तकुआ या इसका एक नाम और है तकली, तथा चरखा शब्द का सुना हुआ भी शब्द है और देखा हुआ भी है। तो हस्त तकुआ या तकली और चरखा ये पारंपरिक जो है वो जो औजार है जिनके द्वारा जो है वो रेशों से तागा या धागा बनाया जाता है, अर्थात कताई की प्रक्रिया को पूर्ण की जाती है। चरखे से जो है वो रेशों से धागा यानी सूत काटने की जो कार्य है वो हमें हमारे जो महापुरुष है जिनमें से हम देखें तो महात्मा गांधी जी ने भी जो है वो चरखे के द्वारा जो है वो सूत काटने को प्रोत्साहन दिया था और उस सूत के द्वारा वस्त्र बनाकर जो स्वदेशी वस्त्रों का जो वो उपयोग को बढ़ावा दिया था और जो विदेशों में जो मिलों में बनने वाले कपड़े हैं उनका विरोध किया था। तो उसका भी एक भाग है कि महात्मा गांधी ने भी जो वो चरखे का जो वो समर्थन किया था। हाथ से बने हुए, हाथ से सूत काट के जो वस्त्र बनाए जाते हैं, ऐसे वस्त्रों को जो वो खादी वस्त्र कहते हैं। इसके अलावा वर्तमान में भारत सरकार ने भी 1956 में खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का जो 1956 में भारत सरकार ने जो वो गठन किया ताकि खादी वस्त्रों को जो वो प्रोत्साहन मिल सके। तो इस प्रकार जो अभी हमने पढ़ा उसको दोबारा बताता हूँ। कताई क्या है कि रेशों से धागा या तागा बनाने की विधि को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। कताई का जो कार्य है वो
अगर छोटे रूप में देखें तो हस्त, तकुआ या तकली और जो चरखा होता है उसके द्वारा किया जाता है, और बड़े स्तर पर देखें तो ये कताई का कार्य जो वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। चरखे के द्वारा जो है वो सूत काटने का जो कार्य है वो बहुत पहले से जो भारत में जो होता रहा है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भी वो चरखे के द्वारा जो वो सूत काटने को जो प्रोत्साहन दिया और उससे बने हुए वस्त्रों को, जिन्हें हम खादी वस्त्र कहते हैं, उनका उपयोग करने के लिए जनता को जो प्रोत्साहित किया, और स्वदेशी आंदोलन है वो उसका एक प्रमुख भाग था। इसके अलावा भारत सरकार ने भी जो वो खादी वस्त्रों को जो वो महत्व या समर्थन देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया है। अब हम कटाई, जिससे कि रेशों से तागे या धागे बन जाते हैं, अब तागों या धागों से वस्त्र कैसे बनते हैं, अर्थात बुनाई किस प्रकार की जाती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। बुनाई, बुनाई को वीविंग भी कहते हैं। तागों या धागे जो बन जाते हैं तो तागों के जो वो दो सेट, एक लंबवत इस प्रकार से और एक सेट अनुप्रस्थ, जिसको हम आड़ी रूप में भी है वो कह सकते हैं। इस प्रकार से दो सेट है वो तागों के चलते हैं और वो एक दूसरे के अंदर उनको पिरोकर जो वो वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो धागों के इन दो सेटों से जो वो वस्त्रों का निर्माण करने की जो विधि होती है उसे बुनाई या वीविंग कहते हैं। धागों के दो सेटों के द्वारा वस्त्र बनाने की विधि को बुनाई अर्थात वीविंग कहते हैं। इसको समझने के लिए जो हम एक साधारण सा प्रयोग भी कर सकते हैं, कागज के साथ कि जो तागे या धागे हैं उनके रूप में हम कागज की पट्टियां ले लेते हैं और उन कागज की पट्टियों के दो सेट बनाकर जो वो उनको एक दूसरे में पिरोकर है वो वस्त्र बनाने का हम प्रयोग कर सकते हैं। तागे या धागे निर्माण के लिए अगर हम एक उदाहरण ले तो जो कागज की पट्टियों के साथ अगर इस विधि को देखें तो उसके लिए दो एक समान जो है वो अलग अलग रंग की दो पट्टियां हम कागज ले लेते हैं और उनको इस तरीके से मोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमने दो अलग अलग रंगों की जो कागज की शीट ली उनको मोड़ दिया। एक शीट को जो है वो कुछ मोटाई लेकर उतनी दूरी पर इसको जो है वो हम काट देते हैं। पूरा नहीं काटना है, ऊपर वाले हिस्से को छोड़कर जो वो केवल उसको काटना है ताकि उसमें जो है वो पट्टियां बन जाए। और जो दूसरी शीट है उसको हमें पूरा काटना है ताकि इनकी पट्टियां जो वो एक एक अलग हो जाए। इस रंग वाली जो पट्टियां हैं, जो इस प्रकार की पट्टियां बनेगी, और जो ये सफेद जो शीट थी उसमें हमने पूरा नहीं काटा, उसको ऊपर से छोड़ा है, उसमें जो पट्टियां हैं जो अलग अलग होगी। अब इस प्रकार से सफेद रंग को जो
पट्टी है उसको हमने काटा था कुछ कुछ दूरी पर, तो इस प्रकार की संरचना बनी थी। और एक हमने जो हरे रंग की शीट को जो काटा था उसकी इस प्रकार की पट्टियां हमने अलग कर ली थी। अब एक तरीके से कागज जो है वो धागों के रूप में दो सेट हो गए, एक तो ये सेट और एक इस प्रकार की बहुत सारी पट्टियों का सेट। अब हम इनको एक दूसरे में पिरोते हैं और वस्त्र बनाने की विधि का जो वो प्रयोग करते हैं। एक के बाद एक ऊपर और एक नीचे भाग को इस प्रकार से एक सेट तो ये है धागों का जो सफेद पट्टी आपको दिख रही कागज वाली, और दूसरा सेट होगा वो इस प्रकार की पट्टियों का। यहाँ हमने ये कागज है वो धागों के प्रतिरूप में लिया है, यानी यहाँ हमने इनको धागे माना है। तो इस प्रकार से जो ये कई पट्टियां जो हम पिरोते जाएंगे और एक संरचना बनेगी जो कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ देखिए कि एक सेट हो गया सफेद पट्टियों वाला और दूसरा सेट हो गया ये हरे रंग की पट्टियों वाला। ऐसे ही सेट जो है वो धागों के होते हैं और दो सेट चलते हैं, एक लंबवत और एक अनुप्रस्थ, और एक वस्त्र जैसी संरचना का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने ये कागज के साथ जो है वो दो सेट बनाकर उनकी पट्टिकाओं के वस्त्र बनाने की विधि का जो है वो प्रयोग किया। इसी प्रकार से जो वो धागों या धागों के सेट चलते हैं और उनके द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है। धागों से जो वस्त्र बनाने की विधि बुनाई विधि है वो उसको बनाने की जो मशीन होती है वो उसको करघा कहते हैं, और ये जो करघा है वो हस्तचालित अर्थात हाथों से चलाया जाने वाला भी होता है, यानी हाथों के द्वारा करके वो चलाकर है वो धागे के दो सेट करके में लगे होते हैं और हस्तचालित हाथ से चलाकर वस्त्र का निर्माण किया जाता है। लेकिन ये कार्य छोटे स्तर पर होता है। बड़े स्तर पर देखें तो करके है जो वो विद्युत चालित अर्थात बिजली के द्वारा इनका चालन होता है और बहुत तीव्र गति से होता है, और वस्त्र का निर्माण वो हस्तचालित करके की तुलना में तेज गति से होता है। तो बड़े स्तर पर वस्त्रों का निर्माण किया जाता है तो विद्युत चालित करके का उपयोग होता है, और छोटे स्तर पर जो व्यक्ति जो कार्य करता है तो हस्तचालित करके का उपयोग करता है। इस प्रकार से जो है वो धागों के दो सेटों के द्वारा वस्त्रों की बुनाई की जाती है, जिसे बुनाई या वीविंग कहते हैं। अब वस्त्रों के बुनने की एक विशेष प्रकार की विधि होती है जिसे हम निटिंग कहते हैं। निटिंग विशेषकर जो है जो ऊनी वस्त्र जो होते हैं उनमें हमने देखा होगा कि जो स्वेटर आदि जो बनाए जाते हैं उनमें केवल एक धागे के द्वारा ही कपड़े के किसी एक भाग का या वस्त्र के एक भाग का निर्माण किया जाता है सिलाई के द्वारा, और उस विशेष प्रकार की विधि को निटिंग कहते हैं। जैसे कोई ऊनी जुराब हो या ऊनी स्वेटर हो और उसके एक धागे को हम खींचकर अलग करें और फिर उसको खींचते जाएं तो वो धागा निकलता जाएगा और जो वस्त्र का जो भाग है या पूरा वस्त्र जो है वो धागे के रूप में बदल जाएगा, यानी पूरा का पूरा वो उधड़ सकता है, यानी उसको उधेड़ दिया जा सकता है। जैसे ऊनी जुराब है या ऊनी स्वेटर है उसके धागे को खींचकर हम खींचते जाएं तो पूरी की पूरी जो स्वेटर थी वो ऊन के धागे के रूप में जो वो बदल जाती है। तो एक धागे यानी एक दो सेट नहीं होते जैसे हमने पहले पढ़ा था बुनाई की तरह, केवल एक धागे के द्वारा जो वो कपड़े के किसी भाग को बनाने की विधि को जो वो निटिंग कहते हैं। और ये निटिंग विधि भी जो है वो हस्त यानी हाथों के द्वारा और मशीनों के द्वारा की जाती है।
जैसे कि घरों में जो स्वेटर बनाए जाते हैं उनके धागे के द्वारा सिलाई के द्वारा, वो विधि भी जो वो नीटिंग कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने रेशों से धागे बनाने की विधि कताई और धागों से वस्त्र बनाने की विधि बुनाई का अध्ययन किया। अब अध्याय के अंत में है कि वस्त्रों का इतिहास। कहने का मतलब है पुराने जमाने में जो व्यक्ति थे या प्रारंभिक जो मनुष्य थे वो किस प्रकार से वस्त्रों का जो वो निर्माण और उपयोग करते थे। तो इसके बारे में देखा जाए तो प्राचीन काल में जब रेशों और धागों आदि का जो निर्माण नहीं होता था, आविष्कार नहीं था, उस समय तक जो है वो व्यक्ति जो जंगल में रहता था मानव, वो अपने शरीर को जो बड़े बड़े पत्तों, छाल, जानवरों की, जंतुओं की जो चर्म होती है, चमड़ी, उनसे ढकता था। उसके बाद जैसे जैसे जो व्यक्ति का जीवन बदलता गया, उसका स्तर बढ़ता गया, ऊंचा होता गया और व्यक्ति मनुष्य जो है वो खेती करने लगा, तो उसके बाद जो है वो मनुष्य ने जो है वो जो पेड़ पौधों की जो छाल और जड़ें होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनसे उन्होंने चटाइयां वगैरह बनाना शुरू कर दिया और जो जंतुओं के बाल होते हैं उनसे उनको बुनकर उनकी लड़ियां बनाकर जो उनसे वस्त्र बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। वस्त्रों के इतिहास के रूप में देखें तो प्राचीन काल में जो भारतीय है वो रुई से बने वस्त्र पहनते थे और रुई की खेती प्राचीन भारत में गंगा नदी के किनारे की जाती थी और रुई से बने वस्त्र जो है वो पहले खादी के वस्त्र जो पहनते थे। इसी प्रकार एक पौधा है जिसका नाम होता है फेलेक्स। इस पौधे से भी हमें प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है। मिस्र जो देश है उस देश में रुई व फेलेक्स इन दोनों से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है और मिस्र में रुई और फेलेक्स की जो खेती है, मिस्र में रुई और फेलेक्स की खेती नील नदी के किनारे की जाती है। नील नदी किनारे की जाती है। यानी जिस प्रकार से भारत में जब वो रुई से बने वस्त्र पहनते थे तो रुई की खेती गंगा नदी किनारे की जाती थी, उसी प्रकार से मिस्र में भी रुई के साथ फेलेक्स यानी ये भी एक प्राकृतिक तंतु इससे प्राप्त होता है, रुई से जो प्राप्त होता ही है। इसी प्रकार से जो फेलेक्स पौधे से प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, इन दोनों से जो वो मिस्र में जो वस्त्र बनाए जाते थे और इन दोनों की खेती नील नदी किनारे की जाती थी। वर्तमान में जो देखें तो वस्त्रों के नए नए जो आकृतियां, आकार, जो डिजाइन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले जो है वो सिलाई मशीनों का जो आविष्कार नहीं था, तो उस समय जो व्यक्ति है वो वस्त्रों को सीधे ही अपने शरीर पर जो वो आच्छादित कर लेते थे, यानी उससे ढक लेते थे। शर्ट, पैंट, इस प्रकार की कोई भी जो आकार आकृति उस समय नहीं थी। लेकिन जब वस्त्र सिलने वाली सुई का आविष्कार हो गया तो उसके बाद में इन्हीं वस्त्रों से जो वो तरह तरह की आकृति के जो वो पहनावे बनाए जाने लगे। लेकिन आज भी कुछ ऐसे वस्त्र हैं जो बिना सिले पहने जाते हैं, जैसे कि साड़ियां हैं, धोती है। इस प्रकार से जो है वो आज भी जो वो कई वस्त्र जो बिना सिलाई के पहने जाते हैं। ये है कुछ वस्त्र का जो वो इतिहास के बारे में जानकारी। इस प्रकार से हमारा अध्याय 3 जो है वो तंतु से वस्त्र तक वो पूर्ण हुआ।